शालिनी जी निशा को लेकर किचन में जाती हैं। किचन में कदम रखते ही गरम तवे की महक, देसी घी की खुशबू और लकड़ी की धुएं की हल्की परत पूरे माहौल में खुली हुई थी। निशा के दादाजी का घर बहुत सुंदर था, पर घर गांव में होने के कारण उसकी बनावट गांव के घरों की तरह थी। घर में एक बहुत सुंदर किचन था, पर गांव में सभी लोग चूल्हे पर खाना बनाना पसंद करते थे, इसलिए निशा के दादाजी ने घर के किनारे में एक खुला चूल्हे वाला किचन बनवाया था, जिसकी वजह से किचन में कई लोग खड़े होकर एक साथ काम कर सकते थे। पद्मा जी और शारदा जी चूल्हे के पास नीचे बैठकर सब्जी और दाल बना रही थी। वही पायल और मीरा पूरी के लिए आटा गूंथ रही थी और पूजा और नैना सलाद कट रही थी। घर में ज्यादा मेंबर होने की वजह से खाना भी काफी अधिक मात्रा में बन रहा था। वैसे तो इस घर में किचन का काम सिर्फ घर की औरतें बेटियां करती थी, बाकी घर की साफ सफाई इस घर की नौकरानी चमेली करती थी और शाम को चमेली अपने घर चली जाया करती थी। रामू अक्सर यहाँ पर ही रहा करता था, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था, इसलिए निशा के दादाजी ने उसे घर के पीछे की तरफ एक कमरा बना कर दिया था, जहाँ पर वह अपना गुजारा करता था। शालिनी और निशा को किचन में देखकर शारदा जी बड़े प्यार से शालिनी से कहती हैं, अरे जीजी आप यहाँ पर क्यों आए, आपको आराम करना चाहिए, खाना बस बने ही वाला है। शारदा जी की इतनी प्यार भरी बात सुन शालिनी जी कहते हैं, अरे नहीं छुटकी, हम बिल्कुल ठीक है, और हमें बताओ क्या काम करना है, लाओ हम भी तुम्हारे साथ खाना बनाने में मदद करें। और तुमको तो पता है ना, हमें खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शालिनी जी की बात सुन शारदा जी मुस्कुराते हुए अपना सर न में हिलाते हैं। शारदा जी को शालिनी जी से प्यार से बात करता देख पद्मा जी का मुंह बन जाता है और वह मुंह बनाते हुए कहती हैं, हाँ मझलो छोटकी ठीक कह रही है, तुमको आराम करना चाहिए था, या काम करने के लिए हम हमारी बिटिया लोग हैं तो, और तुमको कहाँ आदत होनी चूल्हे में खाना बनाने की। पद्मा जी की बातों में छुपाने को शालिनी जी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। शालिनी जी पद्म जी के स्वभाव से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, इसलिए वो उनकी बातों को या फिर उनके तानों को दिल पर ना लगाते हुए कहती हैं, अरे नहीं जीजी लाइए हम रोटी बनाते हैं, और जल्दी से जाकर चूल्हे के पास बैठकर खाना बनाने में मदद करने लगती है। निशा ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। निशा पहली बार गांव आई थी। निशा के घर में कभी भी चूल्हे पर खाना नहीं बना था, और अर्जुन के घर में तो एक अलग ही लग्जरियस और बड़ा सा किचन था, जिसमें बड़े बड़े शेफ यह अर्जुन की भाभी निशा और उसकी माँ ही खाना बनाते थे, इसलिए वह सिर्फ गैस पर खाना बनाना जानती थी। यहाँ पर इस तरह सभी को चूल्हे पर खाना बनाते देख निशा को बहुत अजीब लगता है, पर वो किसी को कुछ नहीं कहती, क्योंकि कभी उसका भी सपना अपने दादा दादी के घर में रहकर गांव की छोटी सी जिंदगी जीने का था, जो आज शायद पूरा हो रहा था, इसलिए निशा बहुत खुश थी। निशा को अभी भी खड़े देख शालिनी जी उसे इशारे से किचन में मदद करने के लिए कहती हैं। निशा चूल्हे से थोड़ा दूर बैठकर पूजा और नैना की सलाद काटने में मदद करती है कि तभी पायल के दिमाग में निशा को नीचा दिखाने का एक आइडिया आता है, और वह निशा को देखकर कहती है, अरे निशा दीदी आपको कहाँ खाना बनाना आता होगा, आप तो शहर में बड़े से कॉलेज में पढ़ती है, हमने तो सुना है शहर की लड़कियां किचन में कभी पैर भी नहीं रखती। पायल की बात सुन निशा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं पायल ऐसा नहीं है, मुझे सब कुछ बनाना आता है, हाँ मैंने कभी चूल्हे पर खाना नहीं बनाया, पर सारा खाना बना लेती हूँ। निशा की चाची शारदा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बहुत अच्छा बिटिया, बेटियों को तो खाना बनाना आना ही चाहिए, आगे शादी करने के बाद यही अच्छे गुण होते हैं जो लड़की के संसार को बसा कर रखते हैं। अच्छा बिटिया तुम अभी भी पढ़ाई करती हो का, या फिर कहीं नौकरी कर रही हो। निशा शारदा जी की बात सुन कहती है, नहीं चाची जी मैं अभी भी कॉलेज की 3rd ईयर में हूँ, कॉलेज पूरा खत्म होने के बाद सोच रही हूँ किसी कंपनी में जॉब करने के बारे में। पद्मा जी निशा और शारदा की बातें सुन रही थी, वह निशा की बात बीच में काटते हुए कहती हैं, नौकरी करने की क्या जरूरत है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम जो मर्जी करना, इस तरह हमारे घर में नहीं होता है, जब लड़की की शादी की उम्र हो जाती है तो उनकी शादी कर दी जाती है, ऐसी नौकरी जैसे झमेले में नहीं फंसाया जाता, और तुम हमारे घर की सबसे बड़ी बिटिया हो, इसलिए तुम्हारी शादी सबसे पहले होगी। हम तो कह रहे हैं अब तुम्हारे लिए लड़का देखने शुरू कर दे। क्यों शालिनी, तुमने निशा बिटिया के लिए लड़का वड़का देखना शुरू किया या नहीं?
ऐसी शादी की बात सुन निशा के दिमाग में तुरंत अर्जुन का ख्याल आता है। वही शालिनी जी पदम की बात सुन थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर फिर खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो निशा की पढ़ाई पूरी नहीं हुई। शालिनी जी की बात सुन पद्मा जी मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं और कितना पढ़ाओगी, और हम तो कह रहे हैं ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े घरों के लड़के हैं, बोलो तो हम निशा बिटिया के रिश्ते के लिए बात चलाएं, हमारी पायल के लिए तो बहुत बड़े बड़े और ऊंचे खदानों के रिश्ते आ रहे हैं, पर बाबूजी चाहते हैं कि पहले घर की बड़ी बेटी की शादी हो, तभी हम अपनी बिटिया का रिश्ता तय कर सकते हैं। पद्मा जी की बात सुन शालिनी और निशा की आंखें बड़ी हो जाती है और एक अजीब सा डर दोनों के दिल में बैठ जाता है। शालिनी जी बात बदलते हुए कहती है, अरे छोड़िए ना जीजी, चलिए जल्दी खाना लगते हैं, नहीं तो बाबूजी गुस्सा करने लगेंगे, और हमको दोनों बहुरिया नहीं नजर आ रही है। शारदा जी शालिनी जी की बात सुन रहती हैं, हाँ जीजी, दोनों बहुरिया अपने मायके गई है, देखो अब कल मुकेश और रमेश दोनों को लेने के लिए जाएंगे, अब घर में आप सब आए हो तो उन्हें भी आप लोगों से मिल लेना चाहिए, फिर पता नहीं आप लोग दोबारा कब आए। सब बातें चल ही रही थी कि निशा का फोन बजने लगता है। फोन में अर्जुन का नाम शो हो रहा था। निशा अपने फोन को देखकर अपनी माँ की तरफ देखती है और फोन उठाकर कहती है, माँ हमारा बहुत जरूरी कॉल आया है, तो हम थोड़ी देर में बात करके आते हैं। निशा की माँ शालिनी जी निशा का इशारा समझ रहती है, हाँ बेटा ठीक है, तुम जाओ बात कर लो, जब तक हम खाना लगते हैं। निशा अपना फोन लेकर किचन से चली जाती है। इस बात से बेखबर कि पारुल की नज़रों से उसकी और उसकी मां की घबराहट नहीं छुपा सकी। निशा सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर आती है। जब उसे छत पर कोई नहीं दिखता तो निशा आपका फ़ोन पिक करती है कि उधर से अर्जुन की सर्द आवाज़ आती है, क्या हुआ बीबी, इतना टाइम क्यों लगा फ़ोन उठाने में। अर्जुन की ऐसी सर्द आवाज़ सुन निशा के शरीर में एक सनसनी सी दौड़ जाती है और वो घबराते हुए कहती है, नहीं वह मैं सभी लोगों के साथ बैठी थी, इसलिए आप बताएं, आप घर पहुंच गए, आपने डिनर किया या नहीं। निशा की बात सुन अर्जुन कहता हूँ, करने जा रहा हूँ, तुम बताओ तुमने डिनर किया नहीं। अर्जुन को अपनी फिक्र करता देख निशा को बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यार से कहती है, नहीं अभी नहीं किया, बस करने जा रहे थे, वो घर में बहुत लोग हैं ना, तो इसीलिए सबसे मिलने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। आप बताइए घर में सब ठीक है ना। सॉरी, वह मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैं माँ का कॉल नहीं उठा पाई, पर मैं अभी थोड़ी देर में माँ को कॉल करने वाली थी। निशा की बात सुन अर्जुन कहता है, कोई बात नहीं, मेरी माँ को बता दिया था, तुम आराम से डिनर कर उनको कॉल कर लेना। कुछ देर के लिए दोनों तरफ शांति छा जाती है। दोनों एक दूसरे के सांसों को महसूस कर रहे थे कि तभी नीचे से शालिनी जी की आवाज आती है, निशा खाना खाने आ जाओ, आपके दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। आवाज सुन निशा जल्दी से फोन रखते हुए कहती है, अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी दादाजी खाने के लिए बुला रहे हैं। अर्जुन निशा की बात सुन सिर्फ ऊं कहता है और कॉल कट कर देता है। निशा एक नज़र अपने फ़ोन को देखकर अपने हाथों से अपने मंगलसूत्र को मुट्ठी में भरकर अर्जुन के पास होने का एहसास महसूस करती है। दूसरी तरफ अर्जुन का फार्म हाउस में अर्जुन डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने फ़ोन को घूर रहा था, क्योंकि निशा ने कॉल कट कर दी थी। पर अर्जुन अपने घमंडी नेचर की वजह से निशा से ये भी नहीं कह पाया था कि उसे अभी उससे और बात करनी है या फिर उसे उसकी याद आ रही है। अर्जुन एक इमोशनलेस आदमी था जो अपने इमोशंस को जल्दी दिखा नहीं पाता था कि तभी एक सर्वेंट आता है और अर्जुन के सामने सर झुकाकर कहता है, सर डिनर तैयार है। नौकर की बात सुन अर्जुन अपने सर्द आवाज में कहता है, ठीक है ले आओ। सभी नौकर एक एक कर सारा खान डाइनिंग टेबल पर लगाते हैं। अर्जुन एक नज़र अपने फ़ोन में निशा और अपनी फ़ोटो को देखकर डिनर करने लगता है। झारखंड। वहीं दूसरी तरफ निशा दौड़ते हुए छत पर से नीचे आती है और जल्दी से खाना खाने के लिए आंगन में आ जाती है। निशा देखती है कि सभी लोगों के लिए धरती पर खाना खाने के लिए एक जगह बनाई गई थी, दोनों तरफ से चटाई बिछाकर, और बीच में छोटे छोटे डाइनिंग टेबल रखे हुए थे। सबसे बीच में हेड ऑफ डाइनिंग टेबल की जगह पर दादाजी बैठे थे और दादाजी के एक तरफ एक जगह को खाली छोड़ गया था, बाकी सभी जगह पर सभी लोग बैठ गए थे। दादाजी निशा को देखकर अपने पास आने का इशारा करते हैं और प्यार से कहते हैं, क्या हुआ बिटिया, आओ इधर बैठो, खाना खाओ, भूख लगी होगी ना तुम्हें।
दादाजी की बात सुन निशा मुस्कुराते हुए उनके पास वाले छोटे से डाइनिंग टेबल के पास चौकड़ी मार के बैठ जाती है। निशा के लिए सब बहुत नया था। अपने दादाजी का आप खुद के लिए इतना प्यार उसके लिए बहुत अमूल्य था। सभी लोग खाना खाते हुए एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे। खाना खाकर निशा और आरोही अपने कमरे में आते हैं। सफर में थके होने के कारण आरोही जल्दी से बिस्तर पर लेट जाती है। आरोही की इस हरकत पर निशा मुस्कुराते हुए अपना सर हिलती है और बिस्तर के दूसरे साइड आकर लेट जाती है। निशा को बिस्तर पर लेटे हुए आधा घंटा हो गया था पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह बार बार करवटें बदल रही थी कि तभी आरोही चिढ़ते हुई कहती है, दीदी अगर आपके जीजा जी के बिना नींद नहीं आ रही तो आप उनसे बातें कर लीजिए, क्यों मेरी नींद खराब कर रही है। आरोही की बात सुन निशा उसे डांटे हुए कहती है, तुम चुप करो और सो जाओ चुपचाप, बहुत बातें आने लगी तुम्हें। निशा से डांट खाने के बाद आरोही मुंह बना लेती है और दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। निशा अपना फोन लेकर अपनी और अर्जुन की फोटो देखने लगती है। जब से निशा और अर्जुन की शादी हुई थी निशा हमेशा अर्जुन के साथ चिपक कर सोती थी, इसलिए उसे अर्जुन की आदत हो गई थी। जब कभी भी अर्जुन देर से आता था निशा को नींद नहीं आती थी और वह उसका इंतजार किया करती थी। ऐसे ही अपनी और अर्जुन की फोटो देखते देखते कब निशा की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। 2 दिन बाद निशा को झारखंड आए 2 दिन हो गए थे और इन 2 दिनों में निशा घर में सभी लोगों से बहुत अटैचेड हो गई थी। निशा की दोनों भाभियां मुकेश और रमेश की पत्नी अपने अपने मायके से वापस आ गई थी। घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल था, पूरा घर भरा भरा सा लग रहा था। घर में एक अलग ही रौनक लगी हुई थी। निशा को अपने दादाजी के वहां पर बहुत अच्छा लग रहा था पर उसे हर एक पल अर्जुन की याद आती थी। इन 2 दिनों में अर्जुन ने एक बार भी कॉल नहीं किया था। जब निशा ने कॉल की तो अर्जुन का फोन अनरीचेबल आ रहा था। इसकी वजह से निशा थोड़ी परेशान सी हो गई थी। निशा अपने कमरे में बैठी ममता जी से बात कर रही थी। ममता जी से बात करने के बाद निशा को पता चलता है कि अर्जुन किसी डील के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गया है। इसी तरह कुछ देर बात करने के बाद निशा नीचे आंगन में आ जाती है। आंगन में घर के सभी बड़े बैठे थे और बहुएं खड़ी थी क्योंकि वहां पर दादाजी बैठे थे। और बिहार में या फिर कहीं पर भी यूपी बिहार के साइड पर बहुएं अपने ससुर या फिर जेठ के सामने नहीं बैठा करती थी। इसलिए निशा की मां शालिनी जी भी अपनी जेठानी और देवरानी के साथ खड़ी थी। राम जी अपने पिता को तरफ देखकर कहते हैं, पिताजी आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगर आपको हमसे मिलना ही था तो हमें ऐसे ही बुला लेते। यह शादी का झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। आपको पता है मैं और बच्चे सभी अपना कितना जरूरी काम और कॉलेज छोड़कर आए हैं। राम जी की बात सुन निशा के दादाजी गुस्से में उसे घूरते हैं और राम जी को डांटे हुए कहते हैं, चुप कर नालायक, सब तेरी वजह से है, तेरी वजह से ही मुझे पारुल बिटिया की शादी है, ऐसा झूठ बोलाना है। कितने साल हो गए हैं जब से तू शहर गया है, सिर्फ एक बार आया है गांव और उसमें भी तू बच्चों और बहू को लेकर नहीं आता। अगर मैं ऐसा झूठ ना बोलता तो क्या तू पूरे परिवार के साथ यहाँ आता। पिताजी की बात सुन राम जी को बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि उनके पिता ने बिल्कुल सही कहा था। जब से राम जी शहर में शिफ्ट हुए थे तब से वह सिर्फ एक बार ही गांव आए ये वह भी बिना बच्चे और शालिनी जी के। दादाजी थोड़ा भावुक होकर राम जी को कहते हैं, अगर मैं झूठ ना बोलता तो क्या कहता। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने पिता की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे बूढ़े पिता को तुम्हारी और अपने नाती पोते के प्यार की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे ऐसा झूठ बोलना पड़ा। निशा जो सीढ़ियों पर से आ रही थी, अपने दादाजी और पापा के बीच की बहस को सुनकर उसे अपने दादाजी के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसी तरह दादा दादी या नाना नानी ऐसे जितने बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए उनके बच्चों से ज्यादा उनके बच्चों के बच्चे कीमती हो जाते हैं। इस प्यार का कोई मोल नहीं होते, यह अनमोल होते हैं जो सिर्फ उन्हें पता चलता है जिनके दादा दादी या नाना नानी होते हैं, क्योंकि जिनके दादा दादी या फिर नाना नानी नहीं होते वह इस प्यार से वंचित ही रह जाते हैं। राम जी अपने पिता बातें सुन उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं,
मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, जिंदगी की भाग दौड़, मुझे कभी इतना सब सोने का वक्त ही नहीं मिला, पर आज के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि साल में एक बार जरूर गांव में आप सभी से मिलने आया करूँगा। दादाजी अपने बेटे का वादा सुन बहुत खुश होते हैं और खुशी से राम जी को गले लगा लेते हैं। निशा आपके पिताजी का वादा सुन बहुत खुश होती है और माहौल हल्का करने के लिए जान मुझको नाराजगी दिखाते हुए कहती है, क्या बात है, यहाँ तो सब मुझे भूल गए हैं क्या दादाजी? आपके लिए क्या पापा सबसे ज्यादा जरूरी है? मैं नहीं हूँ जो आप मुझे भूल गए। निशा की बात राम जी और निशा के दादाजी हंसने लगते हैं और दादाजी निशा को पास बुलाते हुए के प्यार से कहते हैं, अरे नहीं बिटिया, तुम तो हमारी जान हो। तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई को तो लेकर नहीं आए, पता नहीं उस नालायक को कितना जरूरी काम था जो वह अपने दादाजी से मिलने नहीं आया। राहुल का जिक्र सुन निशा अपने पिता और माता की तरफ देखती है, क्योंकि इन 2 दिनों में राम जी ने बहुत कोशिश की थी अपने पिता को निशा के शादी की सच्चाई और राहुल के बारे में बताने की, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। काफी साल बाद गांव में आने की वजह से कोई ना कोई घर में हमेशा उनसे मिलने के लिए आता रहता था। दादाजी निशा को प्यार से अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ मेरे पास आकर बैठो और आज हम तुमको एक बहुत अच्छी चीज बताते हैं। निशा दादाजी की बात सुन बहुत सी उत्सुकता से कहती है, क्या दादाजी? दादाजी निशा को इतना उत्सुक हुआ देख मुस्कुराते और कहते हैं, बेटा हमारे गांव में 2 दिन बाद में एक बहुत ही भव्य मेला लगने वाला है, तो हम चाहते हैं कि इस बार मेले में हमारा भी पूरा परिवार हमारे साथ शामिल हो और हमारे बहुत से जान पहचान वाले तुम्हारे पिता से और तुम सबसे मिलना चाहते हैं।